Hello, welcome to my channel NG Medicals. So, here we are going to discuss a new topic that is bronchiectasis. Okay, so bronchiectasis जो वर्ड है उस वर्ड में बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके मीनिंग्स निकलते हैं। तो ब्रोंकाइटिस में फर्स्ट जो स्टार्टिंग का वर्ड आता है वो आता है ब्रोंकाई, राइट। तो हम सब जानते हैं कि ब्रोंकाई हमारे कहाँ पे होते हैं, लंग से अटैच दो ब्रॉड पाइप्स होती हैं जो कि ट्रैकिया से स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई हमारी ट्रैकिया, इससे दो पाइप का डिवीजन हो गया जिसको हम ब्रोंकाइस बोलते हैं, ठीक है। सो इसी ब्रोंकाइस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम देखते हैं। एक्टासिस, नेक्स्ट वर्ड क्या है इसमें, एक्टासिस। ये एक्टासिस का मीनिंग होता है डायलेशन। ओके, तो डायलेशन किसका हो रहा है, सिंपल सी चीज है, ब्रोंकाइस का डायलेशन हो रहा होगा, इसी वजह से इसको ब्रोंकाइटिस बोला गया है। बट हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन तो सिंपली नहीं पढ़ेंगे, मे बी एबनॉर्मैलिटी होगी और मे बी बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है, माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ते क्या है या पढ़ क्या रहे हैं, एबनॉर्मैलिटीज। तो सिंपल सी चीज है, अगर डायलेशन हो रहा है तो मे बी वो एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा होगा, है ना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि डायलेशन यहाँ पे एबनॉर्मैलिटी हो रही है। डायलेशन में हो सकता है कि मसल्स डायलेट हुई और वो डायलेट होके रह गई, स्टे कर गई वहीं पे, डायलेशन उनका रह गया और वो प्रॉपर फिर से अपने प्रीवियस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट होके नहीं आ पाई। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा अच्छी नहीं होती है, एक्स्ट्रा डायलेशन या एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल वॉल्यूम से हट के यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बन जा रहा है। ओके, सो इन अ नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। सो एक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ी सी हम एनाटॉमी देख लेते हैं, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो इसमें हो क्या रहा है कि प्रॉपर हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नॉर्मल चलने के बाद जैसे कि हमारी ट्रैकिया के बाद दो पाइप्स निकलते हैं जिनको हम ब्रोंकाइस बोलते हैं। ब्रोंकाइस के बाद बहुत सारे पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स निकलते हैं या कह सकते हैं ब्रांचेस निकलती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्ट कौन हो रहा है, मेनली ब्रोंकाइस से स्टार्टिंग हो रही है। पहले अफेक्शन किसका हो रहा है, ब्रोंकाइस से स्टार्टिंग हो रही है एंड सीवियर आते आते मे बी वो ब्रोंक्यूल्स को भी अफेक्ट कर जाए, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है कि एक, अगर हम एनाटॉमिकली इसको देखें, डिफाइन करें तो ये है क्या, ये एक कंडीशन है जो कि क्रोनिक हम इसे मानते हैं। इसको हम क्रोनिक कंडीशन मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका रीजन ये है, इरिवर्सिबल डायलेशन हो रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो। इरिवर्सिबल डायलेशन का मीनिंग होता है, इट्स मीन वंस इट इज डायलेटेड विल नेवर बैक इट इनटू द प्रीवियस पोजीशन। समझ में आ रहा है कि अगर ये एक बार डायलेटेड हो गई तो ये अपने प्रीवियस पोजीशन में नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। इनका इरिवर्सिबल डायलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक बार डायलेट हो चुकी हैं, एबनॉर्मैलिटी इसमें आ चुकी है और ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट नहीं होंगी। ओके, इसी वजह से इसको क्रोनिक बोल दिया गया है, क्योंकि हमें इसमें सर्जरीज करनी पड़ती है इसको प्रीवियस कह सकते हैं पोजीशन में लाने के लिए या प्रीवियस साइज में लाने के लिए। सो इस दैट्स व्हाई इट इज क्रोनिक कंडीशन। इसके साथ साथ इनके पास क्या हो रहा है, प्रॉब्लम डिस्टॉर्शन हो रहा है ब्रोंकाइस का, कॉज्ड बाय द डिस्टॉर्शन, मींस हो रहा है कि अफेक्शन हो रहा है, कह सकते हैं। किसके थ्रू अफेक्शन हो रहा है, पस फॉर्मेशन के थ्रू अफेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन के थ्रू अफेक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें साथ में अटैक कर रही हैं हमारी ब्रोंकाइस के ऊपर जिसकी वजह से अफेक्शन हो रहा है और एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जा रही है जिसकी वजह से कौन अफेक्ट हो रहा है, हमारी मसल्स। किसकी मसल्स, हमारी ब्रोंकाइस की मसल्स अफेक्ट हो रही हैं। और अफेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी उनकी रिड्यूस हो जा रही है या लॉस हो जा रही है। उन्होंने अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर दी है। जैसे एक रबर बैंड होता है, जब वो न्यू होता है हम उसे यूज करते हैं, उसके बाद
वो स्ट्रेच हो जाता है, वो कंप्लीटली स्ट्रेच नहीं होता है, वो थोड़ी बहुत उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, पर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आ पाता है। सेम यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसने क्या किया, अपनी इलास्टिसिटी को खो दिया, अपने जो स्ट्रेचेबल कह सकते हैं कि इनका फिनोमिना था, स्ट्रेचेबल जो उनकी कैपेबिलिटी थी वो उनकी लॉस हो गई है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल्स होती हैं वो ब्रॉड हो गई हैं, ठीक है, उनका साइज इंक्रीज हो गया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल है सब कुछ, कितना छोटा साइज है, नॉर्मल साइज है ये, बट यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन की वजह से इसका साइज कितना ज्यादा लार्ज हो गया और वॉल्यूम कितना ज्यादा ब्रॉड हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया हुआ है कि क्रोनिक कंडीशन है, सेम चीज उन्होंने बोली हुई है कि इरिवर्सिबल डायलेशन हो रहा है जो कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाएगा, हमेशा डायलेट होके रहेगा, हमेशा स्ट्रेच होके रहेगी उसकी मसल्स। किसकी मसल्स, हमारी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइस दोनों की मसल्स। मैंने आपको बताया जब ब्रोंकाइस में होगा अफेक्शन तो आगे चल के ब्रोंक्यूल्स तक फैल जाएगा क्योंकि ब्रोंक्यूल्स डायरेक्टली उससे अटैच्ड है। या हम दूसरी डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस इक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है, परमानेंट एबनॉर्मल वाइडेंस हो रहा है, वाइड हो जा रहा है, ठीक है, कौन वाइड हो जा रहा है, हमारी ब्रोंकाइस। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं कि इटियोलॉजी क्या कहती है हमारी। इन्होंने बताया है कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये कंजेनाइटल भी हो सकती है एंड एक्वायर्ड भी हो सकती है। कंजेनाइटल होता है मीनिंग, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ, ठीक है, पहले से ही डिफेक्ट हो गया और बाय बर्थ हमें पता चला कि हाँ ये प्रॉब्लम है। एंड एक्वायर्ड जो कि हमारे लाइफ टाइम के बीच में होता है, वो बाय बर्थ नहीं होता है, हम बाय बर्थ नॉर्मल पैदा होते हैं एंड बाद में ये कंडीशन किसी ना किसी रीजन की वजह से हो सकती है। तो कंजेनाइटल जो कि बाय बर्थ जिसे हम कह रहे हैं वो हो सकता है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है कि माल फॉर्मेशन हुआ हो, बाय बर्थ माल फॉर्मेशन हुआ हो, फीटल लाइफ में फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाया हो। अब आते हैं एक्वायर्ड, देख लेते हैं कि एक्वायर्ड के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। देन एक्वायर्ड देख लीजिए, एक्वायर्ड में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। तो हम सब जानते हैं कि इट इज ड्यू टू दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, हमारा जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये बैक्टीरिया इतना डेंजरस होता है कि ये प्रॉपर लंग को अफेक्ट कर जाता है, कंप्लीट लंग को ये अफेक्ट करता है और हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी। इतना समझ लीजिए कि ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया एंड इन्फेक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि हमारे ब्रोंकाइज में इन्फेक्शन पस फॉर्मेशन हुआ एंड उसका एरिया लार्ज हो गया। देन निमोनिया, सेम कंडीशन निमोनिया में भी है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला निमोनिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे अटैक की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन सारी चीजों की वजह से जो हमारी कह सकते हैं कि ब्रोंकाइस की मसल है वो अफेक्ट हो रही हैं और उन्होंने क्या कर दिया, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेच होने की पावर थी वो खो दी और वो स्ट्रेच होके रह गई। देन नेक्स्ट आ जाते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परग्लोसिस, ठीक है। तो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परग्लोसिस क्या है, कह सकते हैं कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये बहुत सारे इन्फेक्शन के बाद हो सकता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल आप निमोनिया को ही ले लीजिए कि निमोनिया हो गया, तो निमोनिया इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन में आ गया, इतना सीरियस कंडीशन में आ गया कि निमोनिया की वजह से जहां जहां पर पस फॉर्मेशन हुआ था, फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लीजिए ब्रोंकाई है, यहाँ पे पस हुआ तो पस की वजह से टिश्यू डेथ हो गई। टिश्यू डेथ की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू नेक्रोसिस हो गया। टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से यहाँ पे ग्रूव बन गया, गड्ढा बन गया। अब इस गड्ढे में क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके स्टे कर गए, ठीक है। उसी तरह फंगस भी यहाँ पर आके स्टे कर गया, जैसे जैसे इन्फेक्शन फैला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अपने आप को रेप्लिकेट किया और फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे आके स्टे कर गया। अब सिंपल सी चीज है, गड्ढा हो गया है तो छुपने की जगह मिल गई है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगल इन्फेक्शन आके यहाँ पे छुप गया और छुपने के बाद उन्होंने क्या किया, धीरे 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 और ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं एस्परग्लोसिस, ठीक है। ब्रोंको मीन्स हमारे ब्रोंक्यूल्स,
पल्मोनरी मीन्स लंग्स, एस्परग्लोसिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोंकियल ट्यूमर्स पे। तो सिंपल सी चीज है, अगर ब्रोंकियल ट्यूमर होगा तो वो एक्यूमुलेशन करेगा, बहुत सारी चीजों का, पस का एक्यूमुलेशन करेगा, इन्फेक्शन का एक्यूमुलेशन करेगा, और वो धीरे धीरे करके इनर लाइनिंग को भी अफेक्ट करता चला जाएगा। सो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पस फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड इलास्टिसिटी की क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो ऑलवेज मैं स्टार्ट करती हूँ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि इन्फेक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कहाँ तक जा रहा है, हमारे ब्रोंकियल वॉल तक जा रहा है। ठीक है, हमारी जो ब्रोंकाइस थी, ये जो दो ब्रोंकाइस डिवाइड हुई थी, इनके वॉल तक इन्फेक्शन चला गया। अभी तो इन्फेक्शन अंदर था, पर जैसे जैसे वो इंक्रीज हुआ तो ये वॉल को अफेक्ट कर गया। ठीक है, जैसे जैसे इसने वॉल्स को अफेक्ट किया, वॉल्स का जितना भी फंक्शन था वो डिले होने लगा। तो वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, इसकी वॉल्स हमारी किससे मिलके बनी हुई है, स्मूथ मसल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, वो स्मूथ मसल वॉल्स का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे कोई चीज अंदर आती है तो ये क्या करती है, रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि एरिया बढ़ जाता है और चीजें अंदर चली जाती हैं। ठीक है, और वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इनका फंक्शन था। बट जब वॉल्स अफेक्ट हो गई तो वो क्या हो गया, डायलेट होके रह गई, रिलैक्स होके रह गई। ठीक है, तो उनका साइज जितना भी बढ़ गया था वो बढ़ा रह गया, क्योंकि इन्फेक्शन ने यहाँ पे इन्फेक्शन क्या हो गया, एक्यूमुलेट कर गया, जिस वजह से उनका साइज जैसा था वैसा रह गया। ठीक है, और वो अपने प्रीवियस पोजीशन में नहीं आ पाई। ये ब्लू वाली लाइन में इन्फेक्शन दिखा रही हूँ, इन्फेक्शन की लाइन। ठीक है, रिजल्ट क्या निकलेगा, स्प्यूटम थिक होता चला जाएगा। ठीक, स्प्यूटम थिक होता चला जाएगा। ये स्प्यूटम मैं ब्लैक से दिखा रही हूँ। स्प्यूटम इतना ज्यादा थिक हो गया कि उसने पूरे अंदर के एरिया को कवर कर लिया, और प्रॉब्लम क्या हुई कि ब्लॉकेज हो गया, ब्रोंकाइटिस, वो ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकाइज में ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो गया, एक तो वो ब्लॉकेज क्योंकि वो एक्यूमुलेट कर गया, सिंपल सी चीज है, इतना ज्यादा मैं इसमें फिल कर दे रही हूँ कि इनका साइज ऑटोमेटिकली था और भी इंक्रीज हो गया, और ये डायलेट होके रह गई। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम क्लिनिकल फीचर्स आएंगे जो हर बार हर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, लाइक कफिंग हो गई, डिस्निया हो गया, चेस्ट पेन हो गया, फीवर हो गया। ठीक है, स्प्यूटम प्रोडक्शन हो गया, ठीक, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। हेमोप्टाइसिस होगा, क्यों, क्योंकि हमारे टिश्यू के साथ साथ, सिंपल सी चीज है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सिंपली जो हमारे ब्रोंकाइज, ये जो दो ब्रोंकाइज थे, ये डायलेट होने के बाद, मैंने डायलेशन दिखाया, देखिए ये डायलेट हो गए। डायलेट होने के बाद वो सिंपल सी चीज है, वॉल्स तो अफेक्ट हो ही गई थी, है ना। वॉल्स के अफेक्शन के बाद क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, तो आगे तो ब्लड सप्लाई है ना हर जगह, कैपिलरीज हैं हमारी। ठीक है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, सिंपल सी चीज है, जब इन्फेक्शन फैलेगा तो फैलता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा, तो स्प्रेड होने की वजह से वो क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करेगा, और ब्लड यहां से अंदर एंटर कर जाएगा, और जैसे ही हम कफ करेंगे तो ब्लड भी हमारे माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हेमोप्टाइसिस, ब्लीडिंग बाय स्प्यूटम। ठीक है, तो स्प्यूटम के साथ साथ ब्लीडिंग क्यों आएगी, जब हम कफ करेंगे तो हमारे स्प्यूटम के साथ ब्लीडिंग आ जाएगी। देन एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, साथ में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाइटरी सिस्टम पे थोड़ा अफेक्ट करती है, तो एनोरेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ कह सकते हैं एपेटाइट, एनोरेक्सिया को हम बोलते हैं, जिसकी वजह से पुअर वेट गेन होगा, वेट लॉस होने लगेगा। ओके, फिर क्रैकल साउंड होंगे क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन अंदर हो चुका है। वीजिंग होगी, सेम, क्योंकि कफ अंदर हमारे ऑलरेडी है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एज ऑलवेज। सो हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछ सकते हैं प्रीवियस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, साइन एंड सिम्टम पूछ सकते हैं, डिजीज तो नहीं हुई है इससे पहले लंग की, या ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पूछ सकते हैं, हो सकता है इन सब की वजह से रिपीट हुआ हो इन्फेक्शन। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस वी हैव टू असिस्ट, क्योंकि वाइटल साइंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो
क्यों हुआ होगा? क्योंकि इन्फेक्शन है अंदर, पस फॉर्मेशन है अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अफेक्टेड हो रहे हैं तो हमें डिस्निया होगा, तो हम उनके रेस्पिरेटरी रेट भी काउंट करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? परकशन कर सकते हैं। सो परकशन क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि मैं आपको पहले बहुत वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, सो मैं इस वीडियो में नहीं शो कर रही हूँ। अपने हाथ को, अपने हैंड को, पाम को कप शेप में रखना है एंड किसी के बैक पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस पे टैप करना है। ठीक है, तो टैपिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कफ मतलब है कि नहीं है। सो अगर कोई एम्प्टी चीज होती है, खाली चीज होती है, तो उसकी अगर हम उसको टैप करें तो एक हॉलो साउंड आती है, खाली साउंड आती है ना। और अगर कोई चीज फिल होती है तो थोड़ी सी कह सकते हैं डल साउंड आती है। ठीक है, तो सेम चीज इसमें भी होगा। अगर कफिंग होगी तो डल साउंड आएगी, वरना हमारे टैपिंग जो होगी वो हॉलो होगी। देन परकशन हो गया। परकशन के बाद हम क्या करेंगे? एस्कल्टेशन करेंगे। एस्कल्टेशन में हम ब्रीदिंग साउंड सुनते हैं तो हमें क्रैकल साउंड और हमारी व्हीजिंग साउंड भी हम एनालाइज कर सकते हैं। देन चेस्ट एक्सरे। सो चेस्ट एक्सरे इसका आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना थोड़ा डिफरेंट है। बाकी मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस में चेस्ट एक्सरे दिखाए, कभी भी आपको ऐसा वाला चेस्ट एक्सरे नहीं दिखा होगा। इसमें देख लीजिए आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, पर आपको ये अजीब तरह की जिस तरह की लाइनें दिख रही होंगी, इस तरह की। ठीक है, ये इस तरह की लाइनें जो दिख रही है ना, ये लाइंस हमें शो कर रही हैं कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है वो ब्रॉड हो गई है। देखिए, इस वाले लंग में ये नॉर्मल लंग है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये अफेक्टेड लंग है। ठीक है, तो नॉर्मल लंग में देखिए सब कुछ ब्लैक आपको मोस्टली दिख रहा है, इसका मतलब इसकी ब्रोंकाइस ये ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट नहीं हुई हैं। पर इस लंग में देखिए आपको किस तरह से दिख रहा है। ठीक, तो अजीब तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे बना हुआ, तो इसका मतलब है कि ब्रोंकाइस ब्रॉड हो गई हैं और अफेक्टेड हो गई। ठीक है, देन ब्लड टेस्ट हम करा लेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस, और हमें फंगल इन्फेक्शन भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। देन ऑक्सीजन लेवल एबीजी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो रही है बिकॉज हमारे लंग्स डायरेक्टली अफेक्ट हो चुके हैं। कितना ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे एबीजी से। देन लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्पायरोमीट्री। ठीक है, स्पायरोमीटर हम कह सकते हैं, तो हम सब जानते हैं स्पायरोमीटर, हर बार मैं बताती हूँ, हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने अभी तक सारी वीडियो में बताया है। सेम मैंने आपको जीआईएफ दिखाई है। ठीक है, तो स्पायरोमीटर में हमने क्या किया कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हम पता कर सकते हैं, कैपेबिलिटी हम पता कर सकते हैं कि कितनी ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है उनके अंदर। सो इन्होंने जब इनहेल किया तो बॉल्स ऊपर जा रही हैं, तो आपकी अगर नॉर्मल इनहेलेशन है, आप नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हो, तो बॉल्स आपकी एक साथ ऊपर जाएंगी, और अगर अफेक्टेड है तो बॉल्स ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी। ओके, जैसे कि इस जीआईएफ में देख रहे हैं, तो जो थर्ड वाली ग्रीन वाली बॉल है वो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ऊपर जाने में, तो मे बी ये थोड़ा बहुत इनके अंदर अफेक्शन है। ठीक है, एंड जब ये इनहेल करते हैं तो हम लोग इनको बोलते हैं कि आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद एक्सहेल करिएगा। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो पॉज ले सकते हैं, तो सब कुछ ठीक है ऑलमोस्ट। अगर नहीं है तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी यहीं पे होने लगेगी और हम डिटेक्ट कर लेंगे कि इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीटमेंट पे। सो ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे गोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं ये। एलिमिनेशन, एलिमिनेट कॉजेस, तो मे बी आपको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और आपको निमोनिया हुआ था पहले, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में बता रही हूँ, या आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था जो कि अब ठीक हो चुका है, बट आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस लेना है। ठीक है, ताकि आगे आने वाले कॉजेस से आप बच सको। बिकॉज अगर हम प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो एक बार हमारे लंग्स अफेक्ट हो चुके हैं, एक बार हमारे लंग्स थोड़े बहुत वीक हो चुके हैं, ठीक है, अफेक्शन हो चुका है, जो कि हम दोबारा नहीं चाहते। देन इम्प्रूव करना है हमें ब्रोंकियल क्लियरेंस को। ट्रैकियो, देखिए ट्रैकियो ब्रोंकियल क्लियरेंस, ठीक है, ये मैं आपको शो करती हूँ। सो ट्रैकियो मैंने इमेज नहीं डाली है, बट आप समझ लीजिए, ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकियल मीन्स ब्रोंक्यूल्स हमारे, ट्रैकिया मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, मैंने इमेज नहीं डाली है, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स।
कि अंदर जो म्यूकस प्रोडक्शन हो गया है, ठीक है, ये जो म्यूकस प्रोडक्शन हो गया है, म्यूकस लाइनिंग हो गई है, इसके सिक्रेशन को हमें क्लियर करना है। अब हम क्लियर कैसे कर सकते हैं? हम बहुत सारी चीजों से इसको, इस इन्फेक्शन को या इस म्यूकस प्रोडक्शन को हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं? हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करके क्लियर कर सकते हैं और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन को कम करके क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइजीनिक प्रैक्टिस। ठीक, जिस तरह से मैंने ये इमेज डाली है, तो हाइजीनिक प्रैक्टिस अगर हम नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमारे म्यूकस प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहेगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एंट्रेंस होता रहेगा। ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर इनटेक कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे हम वाटर इनटेक कर सकते हैं, जिससे कि जो म्यूकस है वो थिन हो जाए और जब हम कफिंग करें वो म्यूकस बाहर आ जाए। ठीक है, देन हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इन सारी चीजों से हम ट्रैकियो ब्रोंकियल क्लियरेंस कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल हमें करना है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है, हाइजीनिक प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, और जितना भी प्रिकॉशंस या जो भी बताते हैं डॉक्टर्स, तो उनको फॉलो करके रखना है। रिवर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से हमें प्रिवेंट करना है। रिवर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मींस कि एक बार एयरवे क्लियरेंस हो गया और वो दोबारा ना हो, उसको कहते हैं रिवर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। उससे हमें प्रिवेंट करके अपने आप को रखना है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को और उनको बाद में किल करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमॉक्सिसिलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं 500 से 1000 mg TDS में हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? पहले तो उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करना है, उसके बाद किल करना है। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करना है। और ये डिपेंड करता है, जो कि mg है वो डिपेंड करता है, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डोज बढ़ा देते हैं। देन फ्लूक्लोक्सिसिन भी हम देते हैं, ये भी हम देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस। एमॉक्सिसिलिन भी दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, सेम इसका डोज रहेगा, हमें डोज में कुछ भी नहीं करना है। बट ये है 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, 4 बार हम देते हैं। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इन्फेक्शन इफेक्ट। ठीक है, इन्फेक्शन का जितना भी इफेक्ट है उस पर टोटली डिपेंड करता है, तो हम डोजिंग उसी के अकॉर्डिंग, डोजिंग और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हम उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे, हम सब जानते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स के लिए, ब्रोंकोडाइलेशन के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ये हमारे ब्रोंकियल्स को डायलेट करके रखते हैं, जिससे कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। तो आप सोच रहे होंगे ऑलरेडी इतना डायलेशन है तो हम क्यों डायलेट करेंगे? तो अभी डायलेशन हमें कहाँ करना है? हमें ट्रैकिया में डायलेशन करना है। क्यों? क्योंकि बाकी सारा तो म्यूकस से कवर हो चुका है ना। ठीक है, तो ये क्या, इनका सिर्फ डायलेशन का मतलब ये हो गया कि इनका ये म्यूकस को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एल्ब्यूटेरॉल हम फॉलो करेंगे एंड ये क्या करेंगे कि हमारे म्यूकस की जो थिकनिंग है उसको थिन करके रखेंगे और हमें ब्रीदिंग में थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होगा, हम प्रॉपर ब्रीथ कर सकते हैं। देन एस्पिरेटेड मटेरियल को रिमूव करके रखना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी से हमारा जितना भी ये म्यूकस प्रोडक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, म्यूकोलाइटिक्स हम दे सकते हैं, जो कि हमारे सेम यही ब्रोंकोडाइलेटर्स ही होते हैं। पोस्चुरल ड्रेनेज भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा एक बार पोस्चुरल ड्रेनेज कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पोस्चुरल ड्रेनेज में एक निडल होती है हमारे पास, जिससे कैथेटर अटैच होता है। हम प्लूरल कैविटी में करते हैं। प्लूरल कैविटी कौन सी हो गई? जो हमारे लंग होता है, ये जो हमारा लंग है, ठीक है, इसकी सराउंडिंग की जो कैविटी है, सराउंडिंग की जो लेयर है जिसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं, वो 2 लेयर होती हैं, एक इनर एंड एक आउटर। ठीक है, इनर आउटर दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है हमारा नॉर्मल फ्लूइड। पर इन्फेक्शन जब हो जाता है तो पस फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाएगा। पस फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा पस यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि हमें पोस्चुरल ड्रेनेज से निकालना पड़ता है। यहाँ पे हम निडल इंसर्ट करते हैं, निडल इंसर्ट के साथ साथ उसमें कैथेटर अटैच होता है और हम उसको निकाल देते हैं पस को। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें क्या करना है? सेगमेंटल
रिसेक्शन। तो सेगमेंटल रिसेक्शन मैं आपको शो करती हूँ। सेगमेंटल रिसेक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल करना है किसका, एक बहुत लार्ज पोर्शन का रिमूव करना है, लंग के लोब के लार्ज पोर्शन का। फॉर एग्जाम्पल हम ये कितने लोब्स हैं, राइट लंग में हमारे पास 1 2 3 लोब्स होते हैं एंड लेफ्ट लंग में हमारे पास 1 एंड 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो हमें अगर निकालना है तो ये वाली इमेज देखिए, तो हमने क्या निकाल दिया, कंप्लीट लोब नहीं निकाला है। यहाँ पे देखिए 3 लोब्स थे, तो थर्ड जो फर्स्ट लोब है उसका हाफ पोर्शन ही निकाला है, लेकिन ब्रॉड एरिया निकाल दिया ना। देखिए कितना ज्यादा ब्रॉड एरिया हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंटल रिसेक्शन। कोई सेगमेंट को हमने निकाला है, कंप्लीट लोब को हमने नहीं निकाला है। अगर कंप्लीट लोब को हम निकालते तो कुछ ऐसा शो होता, पर यहाँ पे हमने कंप्लीट लोब को नहीं निकाला है। देन सेकेंड है लोबेक्टमी। ठीक है, टमी मीन्स रिमूवल। ठीक है, तो लोबेक्टमी मीन्स लोब, यहाँ पे लोब निकाल दिया गया है। यहाँ देखिए इस लोब को, कंप्लीट लोब को कट ऑफ कर दिया गया और निकाल दिया गया, दैट इज नोन एज लोबेक्टमी। ये हम तब करते हैं जब हमारा हाफ लंग अफेक्टेड हो जाता है, या कह सकते हैं एक कंप्लीट लोब अफेक्ट हो गया। ठीक है, तब हमें क्या करना होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, हम यही सोचते हैं कि ये कंप्लीट लोब अफेक्ट हो गया है तो इस लोब के चक्कर में नेक्स्ट लोब अफेक्शन ना हो जाए, जिसकी वजह से हम कंप्लीट लोब को रिमूवल कर देते हैं। नेक्स्ट है निमोनेक्टमी। ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग। एंटायर लंग हम बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई चांस नहीं होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा और कंप्लीट लंग ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से, देखिए इन्होंने रिमूव कर रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर रखा हुआ है, तो इस कंप्लीट लंग को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ब्रोंकाइस से रिमूव कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है, तब हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वरना तो नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे कॉम्प्लिकेशंस। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन कर देगा, हेमोप्टाइसिस कर देगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस ब्लड आना, ठीक है, दैट इज वेरी रिस्की। क्योंकि अगर ब्लड आ रहा है इसका मतलब कंडीशन बहुत सीवियर हो गई है, ब्लड आ रहा है इसका मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये बहुत सीवियर कंडीशन है। अगर इसको कंप्लीटली रोका नहीं गया तो डेथ हो सकती है। देन रिकरेंट निमोनिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्वोलाइज हमारे अफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि निमोनिया क्या है, अफेक्शन ऑफ द एल्वोलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाइज ऑफ द लंग। तो एल्वोलाइज हमारे ब्रोंक्यूल से अटैच होती हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ब्रोंकाइज हमारे डिवाइड होते हैं तो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उन ब्रांचेस से हमारी अटैच होती है किसकी, एल्वोलाइज की अटैचमेंट होती है, जो कि हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ब्लड से। ठीक है, तो निमोनिया क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ तक इन्फेक्शन आ गया तो यहाँ तक भी इन्फेक्शन ऑब्वियसली आ जाएगा, तो निमोनिया हो जाएगा। इम्फाइमा होगा। इम्फाइमा मीन्स accumulation of the pus into the pleural cavity, जो हमारी प्लूरा है वहां पे accumulation of the pus हो जाएगा, that is known as emphysema। न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। सो न्यूमोथोरेक्स का मीनिंग होता है, न्यूमोथोरेक्स में भी सेम चीज होती है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी है वहां पे इतना ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा कि लंग का एरिया कम हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, जिसको हमने बोल दिया न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं, एक्यूमुलेशन के साथ साथ कोलैप्स ऑफ द लंग इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, देन लंग एब्सेस हो सकता है, लंग्स में कोई भी एब्सेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट नेक्रोसिस हो रहा है टिश्यूज का और सेल्स का, हमारे लंग के टिश्यूज और सेल्स का नेक्रोसिस हो रहा है, डेथ हो रही है सेल्स की, जिसकी वजह से हम एब्सेस मान सकते हैं। एब्सेस क्या होता है, पस फॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी एरिया में उसको हम एब्सेस बोलते हैं। तो पस फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो ही रहा है। सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन इसके बहुत ज्यादा वो हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉरी मैंने इसमें इंडिकेट नहीं किया है, ये है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबीजी। आर्टीरियल ब्लड गैस के बेसिस पे हम अपने ऑक्सीजन कितना देना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। देन टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, प्लस टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वो नहीं झेल पाएगा इतनी सारी चीजें। देन
न्यूट्रिशन को मैनेजमेंट करना है, डाइट प्लान बना के रखनी है कि उसको किस तरह का हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, मैंने आपको बता दिया 3 लीटर पर डे के अकॉर्डिंग, वाटर सप्लाई, वाटर देना है उनको, देन एडिकेट रेस्ट प्रोवाइड करना है। क्यों, हर बार मैं बताती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको रेस्ट प्रोवाइड इसलिए करना होगा क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है, जब हम मूव करते हैं तो हमारे सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की, तो जो कि ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी कम है। वाइटल साइंस मॉनिटर करके रखना है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। देन पेन रिलीफ हम करा सकते हैं, बिकॉज पेन जो है वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता है पेशेंट को और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है। ठीक है, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, ओरल हाइजीन मेंटेन करके इसलिए भी रखनी है क्योंकि इन्फेक्शन हमारे जो माउथ है और हमारी जो नोज है वो किस में आ रही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ रही है। तो अगर इसकी हमने मेंटेन करके नहीं रखी तो जितना भी ओरल से इन्फेक्शन जाएगा वो हमारे किस में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। देन स्मोक वगैरह ये सब हमें बोलना है कि स्मोक नहीं करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ऑलरेडी लंग्स इतने ज्यादा अफेक्टेड हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि लंग कैंसर भी उसके साथ साथ हो जाए। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पेशेंट को जितना भी इन्फेक्शन था लेकिन हॉस्पिटल में रहने से और ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी जो हाइजीनिक प्रैक्टिस में भी नहीं हो पा रही है हॉस्पिटल में, प्लस उसकी इम्यूनिटी लॉस होती चली जा रही है। सो इन सब चीजों से हमें प्रिवेंट करके रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज कंडीशन दैट इज ब्रोंकायोटेक्सिस। सो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।